हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर की दो वीडियो होंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट यानी कि कंप्लीट चैप्टर करेंगे और जो पार्ट 2 होगा उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। सो पार्ट 2 का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले फोर्स के बारे में समझ लेते हैं। फोर्स क्या होती है, इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेशन दी है बिल्कुल छोटी सी लाइन में, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश यानी कि धक्का देना और पुल यानी कि अपनी ओर खींचना, इसी को कहा जाता है फोर्स। अब इस डेफिनेशन में कुछ डिटेल्स नहीं है, तो फोर्स की एक अलग डेफिनेशन देख लेते हैं जिसमें कुछ डिटेल्स भी दी गई हैं। सो यहाँ पर हमें दिया है, It is defined as the push or pull on an object with mass that causes it to change its velocity। कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है, पुश और पुल करने पर उसकी वेलोसिटी में चेंज हो, तो वो किस वजह से होगा? फोर्स की वजह से। इसी को कहा जाता है फोर्स। इसमें आगे हमें यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है। ये पॉइंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। दोनों चीजों पर फोर्स डिपेंड करती है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है टू ओपन और क्लोज द डोर। दरवाजे को ओपन या क्लोज करने के लिए हमें उसे करना होता है पुश या फिर पुल। या तो हम उसको धक्का दे के ओपन कर सकते हैं या फिर हम उसे अपनी ओर खींच के ओपन कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो ये किस वजह से हो पाता है? फोर्स की वजह से। यहाँ पर फोर्स की दो डेफिनेशन दी गई हैं, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा सेकंड वाली डेफिनेशन। इसमें डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है फोर्स को। अब बात कर लेते हैं अफेक्ट्स। फोर्स के अफेक्ट्स यानी कि प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए एक बॉल है, रेस्ट की पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, ये मूव नहीं कर रही है, एक ही जगह पर है। अब हम अपने इस पैर से इसको किक करते हैं, फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं। जब हम इस बॉल को किक करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। और ये किस वजह से हो पाया? फोर्स की वजह से। फोर्स की वजह से कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की पोजीशन में है उसको मूव किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सपोज कर लीजिए ये बॉल है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब हम अपने पैर से इस बॉल पे फोर्स लगाते हैं, इस बॉल की स्पीड को रोकते हैं। तो ये किस वजह से हो पाएगा? फोर्स की वजह से। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स की वजह से रोका भी जा सकता है। अब थर्ड पॉइंट दिया है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में आप सपोज कर लीजिए हमारे पास एक बॉल है, ये बॉल है, ये इस डायरेक्शन से यहाँ पर आती है। हम इसको अपने पैर से किक कर देते हैं। किक करने के बाद जो बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। बॉल यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। पहले बॉल जो है वो इस तरफ आ रही थी, हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर इसको किक कर दिया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब ये इस साइड में मूव करने लगी। तो फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। इसमें फोर्थ पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बिल्कुल यही वाली कंडीशन ले लो। मान लो 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव करती है। यहाँ से ये बॉल इस पॉइंट की ओर 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है। हम इसको किक कर देते हैं, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं किक करने में, तो इस बॉल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और स्पीड भी चेंज हो जाती है। हमने इसको हार्डली किक किया है, ज़्यादा फोर्स लगाई है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। सपोज कर लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है किक करने के बाद इस बॉल की स्पीड। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज किया जा सकता है फोर्स से। इसमें लास्ट यानी कि फिफ्थ पॉइंट दिया है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर दिया जाता है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं यहाँ पर। सपोज कर लीजिए एक स्प्रिंग है जिसे एक वॉल पर माउंट किया गया है, एक वॉल पर लगाया गया है। ये ए पॉइंट है, ये स्प्रिंग का बी पॉइंट है। स्प्रिंग के ए पॉइंट को वॉल पे अटैच कर दिया गया है और बी पॉइंट, इस बी पॉइंट से हम इस स्प्रिंग को अपनी ओर खींचते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, इसे पुल करते हैं, अपनी ओर इसे खींचते हैं। तो क्या होगा? स्प्रिंग की शेप चेंज हो जाएगी। फोर्स अप्लाई करने से पहले स्प्रिंग की शेप ऐसी है, फोर्स अप्लाई करने के बाद कैसी हो जाएगी?
कुछ इस तरह से हो जाएगी। स्प्रिंग के जो टर्न्स हैं उनमें गैप आ जाएगा, इसके शेप और साइज दोनों बदल जाएंगे जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को फोर्स से चेंज किया जा सकता है। सो फोर्स के ये 5 इफेक्ट्स होते हैं। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव किया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है, डायरेक्शन में चेंज किया जा सकता है, स्पीड में चेंज किया जा सकता है, शेप और साइज में भी चेंज किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब फोर्स से ही रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। फोर्स से रिलेटेड हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस वर्क करती हैं तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट बैलेंस्ड फोर्सेस और सेकंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस को। इसमें दिया है इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। किसी ऑब्जेक्ट पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस जब वर्क करती हैं और रिजल्टेंट में हमें 0 मिल जाए तो ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप इसे और अच्छी तरह से समझ पाओगे। हमारा ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स पर राइट हैंड साइड से मैं अप्लाई करता हूँ 25 न्यूटन की फोर्स, और बिल्कुल इसी तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है बॉक्स की, लेफ्ट हैंड साइड से भी मैं अप्लाई कर देता हूँ 25 न्यूटन की फोर्स को। अब यहाँ पर हमें सिंपली फाइंड करना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? जब फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो हमें माइनस करना होता है। हमेशा बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों टर्म 25 न्यूटन 25 न्यूटन ये दोनों इक्वल हैं, तो किसी में से भी किसी को माइनस कर दो। 25 में से 25 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0 न्यूटन। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आया वो आ गया 0 न्यूटन। रिजल्टेंट अगर 0 है तो ऐसी फोर्सेस को कहा जाएगा बैलेंस्ड फोर्सेस। और हमेशा ध्यान रखना है जब भी फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं तो हमें माइनस करना होता है। सो रिजल्टेंट अगर 0 न्यूटन है तो ये फोर्सेस हो जाएंगी बैलेंस्ड फोर्सेस। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसमें दिया है इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की गई ऐसी फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा हो, तो उन फोर्सेस को कहा जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा एक बॉक्स है। इस बॉक्स पर राइट हैंड साइड से मैं अप्लाई करता हूँ गाइज 150 न्यूटन की फोर्स। ये मैंने अप्लाई की राइट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ 25 न्यूटन की फोर्स। सिंपल, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। सो मैं माइनस करूँगा 150 में से 25 को, तो आ जाएगा 125 न्यूटन। और 125 न्यूटन ये 0 से बड़ा है, यानी इस बॉक्स पर जो फोर्सेस वर्क कर रही हैं उनको हम कह सकते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो हमारा रिजल्टेंट आया वो 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जो हमारी फर्स्ट टाइप की बैलेंस्ड फोर्सेस हैं इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ये बॉक्स मूव नहीं करेगा क्योंकि इस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है। और अनबैलेंस फोर्सेस वाली कंडीशन में बॉक्स मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में हाई फोर्स लगाई गई है। ये 150 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई गई है तो बॉक्स भी इसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। सो ये थे हमारे फोर्सेस के 2 टाइप। एग्जाम्पल के साथ हमने इन्हें अच्छी तरह से समझ लिया। अब फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो फोर्स को मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट वाले पेज पर हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। यहाँ से हमें 2 टर्म मिलती हैं डेफिनेशन से। एक मिलता है हमें मास और एक मिलता है वेलोसिटी में चेंज। चैप्टर नंबर 8 मोशन में वेलोसिटी चेंज को हम किस तरह से शो करते थे? फाइनल वेलोसिटी v माइनस में इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन में टोटल टाइम, ये होता था चेंज इन वेलोसिटी। और ये किसका फॉर्मूला होता था गाइज? a यानी कि एक्सेलरेशन का। यानी हम सिंपली कह सकते हैं वेलोसिटी में चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है। सो यहाँ पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स को हम शो करते हैं कैपिटल F से। F का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा?
सिंपली यहाँ पर हमें दिया गया है मास और चेंज इट्स वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज, जिसे हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट। सो मास को शो करते हैं स्मॉल m से और एक्सेलरेशन स्मॉल a। फोर्स का फॉर्मूला हो गया m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। बात करते हैं फोर्स की SI यूनिट की, तो वो यहीं से हम डिराइव करते हैं। जो हमारा मास है, मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। सो आ गया हमारा किलोग्राम। और जो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स की SI यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है हमारा न्यूटन के इक्वल, जिसे हम कैपिटल N से शो करते हैं। सो यहाँ पर दिया है SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की SI यूनिट होती है गाइज न्यूटन, जिसे कैपिटल N से शो किया जाता है। सो यहाँ पर हमने फोर्स से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें दिया है न्यूटन स्टडीज द आइडियाज ऑफ गैलीलियो एंड गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने गैलीलियो के आइडियाज को स्टडी किया और मोशन के 3 लॉ बनाए, नियम बनाए। इनमें सबसे पहले है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन और तीसरा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इन तीनों को एक एक करके बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ ही इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट इनर्शिया और मोमेंटम भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। सो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें दिया है एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड अंटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट में हमें दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट की स्टेट में ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में है स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर देती। किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट होंगी, या तो वो रेस्ट में होगा या वो मोशन में होगा। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म स्पीड से, वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और अच्छी तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए हमारी ये फुटबॉल है, ये पॉइंट ए पर है, इसे हमें मूव कराना है पॉइंट बी की तरफ। कैसे कराएंगे मूव? क्या ये फुटबॉल अपने आप से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगी? ये अभी रेस्ट की पोजीशन में है तो ये रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी, अपने आप से ये मूव नहीं करेगी। अब मूव कराने के लिए करना क्या होगा? हम क्या करेंगे, इसे अपने पैर से किक करेंगे। हमने एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई की अपने पैर से, तो ये क्या करेगी? ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। सो बिल्कुल सिंपल कंक्लूजन यहाँ से निकलता है, बॉल रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रही, तब तक रेस्ट में रही जब तक हमने इस पे अपने पैर से एक फोर्स अप्लाई ना की। ये फुटबॉल पॉइंट ए पर रेस्ट की स्टेट में थी, इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमने अप्लाई की एक्सटर्नल फोर्स अपने पैर से, तो इसकी स्टेट चेंज हो गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें अप्लाई करनी होगी एक्सटर्नल फोर्स। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारी ये एक कार है, ये मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से, और मान लीजिए इस कार पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करती है, तो ये कार मोशन में ही रहेगी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर इस कार की स्टेट को चेंज करना है, मोशन से इसे रेस्ट में लेके आना है, तो हमें ब्रेक अप्लाई करने होंगे। ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा? इसके टायर्स पर फोर्स लगेगी जो इसको रेस्ट की पोजीशन में लेके आ जाएंगे। सो किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होती है, और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट की पोजीशन में लाने के लिए, रेस्ट की स्टेट में लाने के लिए भी उस पर फोर्स अप्लाई करनी होती है। अगर हमें रेस्ट से मोशन की स्टेट में लेके जाना है या मोशन से रेस्ट की स्टेट में लेके आना है, तो एक्सटर्नल फोर्स ही वर्क करेगी। हमें उस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी। यही है गाइज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इनर्शिया। सो यहाँ पर है इनर्शिया, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सो यहाँ पर हमें दिया है इट इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन।
इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति होती है जो रेसिस्ट यानी कि विरोध करती है उसकी स्टेट में किसी भी तरह का चेंज होने से, चाहे वो रेस्ट में हो और चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज किया जाए। या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी स्टेट चेंज की जाए। अगर हम ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना चाहें तो वो रेसिस्ट यानी कि विरोध करता है और इसी टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति को कहा जाता है इनर्शिया। इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। सपोज कीजिए ये कार है, रेस्ट की पोजीशन में है, इसके पीछे से मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, थोड़ी सी फोर्स मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ये कार रेस्ट में ही है। फोर्स अप्लाई करने के बाद इसे मूव करना चाहिए था, मोशन में आना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी रेस्ट में ही है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि कार, इसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, ये रेसिस्ट करता है किसी भी तरह के चेंज होने का। तो जब मैं इसे थोड़ा सा पुश करता हूँ ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, अपनी स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं लेकर आएगी। इसी को कहा जाता है इनर्शिया, इसी प्रवृत्ति को। अब इनर्शिया में ही हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मास से मेजर किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मास है उसी से हमें पता चलता है इनर्शिया। अब मास क्या होता है गाइज? मास को हम मेजर करते हैं, मापते हैं किलोग्राम में। सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं इनर्शिया डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर। सेकंड पॉइंट में दिया है इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट के मास से, यानी अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। सेकंड वाले पॉइंट को एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक स्टोन है जिसका मास है 2 किलोग्राम और हमारे पास दूसरा यहाँ पर ये स्टोन है जिसका मास है 1000 किलोग्राम। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको दोनों स्टोन की स्टेट को चेंज करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 2 किलोग्राम वाले स्टोन की स्टेट को चेंज करने का ट्राई करोगे। इसका मास 2 किलोग्राम है तो आप इजीली इसकी स्टेट को चेंज कर पाओगे। अभी ये रेस्ट में है, आप अपने हाथ से इसे पिक कर लोगे। इसका मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा, ये ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, बहुत कम फोर्स में ही इसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है। अगर बात करें 1000 किलोग्राम वाले स्टोन की, हमें इसकी स्टेट में चेंज लेके आना है, हम इसे पुश करेंगे। 1000 किलोग्राम मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी इस बड़े वाले स्टोन की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा अपनी स्टेट को चेंज होने से। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इनर्शिया डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास से। अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर इनर्शिया के डेली लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनर्शिया के एग्जांपल्स से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा न्यूटन का, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी पीछे वाले पेज पर तो हमने दोनों को डिफरेंट पेजेस पर पढ़ा था। गाइज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया जो इनकी स्टेटमेंट थी, जो इनकी डेफिनेशन थी, उनसे एक ही कंक्लूजन निकलता है। एक्सप्लेन कर देता हूं और इजी लैंग्वेज में। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, इट शुड नॉट चेंज इट्स स्टेट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज लाना है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी। एंड इनर्शिया में हमने क्या समझा था? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच इट शुड नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इट्स ओन। इनर्शिया ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी है जिसमें ऑब्जेक्ट खुद से अपनी स्टेट में चेंज नहीं कर सकता है। दोनों से हमारा सिंपल और एक ही कंक्लूजन निकलता है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाहता है। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है
तो वो मोशन में ही रहेगा या वो मोशन में ही रहना चाहता है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। अगर स्टेट में चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। दोनों से यही सिंपल सा कंक्लूजन निकलता है, इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। सो इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के बाद अब देखेंगे इनर्शिया के एग्जाम्पल्स। सो इनर्शिया के एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले सपोज कर लीजिए ये एक बस है, रेस्ट की स्टेट में है और इसके अंदर आप यहाँ पर खड़े हो, आप भी रेस्ट की स्टेट में हो। अब ड्राइवर क्या करता है, बस को स्टार्ट करता है, रेस्ट से वो उसकी पोजीशन को चेंज करता है, मोशन में लेके आता है उसे इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एरो लगाया गया है। जैसे ही बस इस डायरेक्शन में रेस्ट से मोशन में आएगी, बिल्कुल उसी के साथ साथ हमारे जो अपर बॉडी पार्ट है जिस डायरेक्शन में बस मूव करती है बिल्कुल उसके अपोजिट की तरफ जाएगा। बस आगे की तरफ मूव करेगी तो हमारा अपर बॉडी पार्ट पीछे की तरफ फॉल होगा, हमें झटका सा लगेगा, पीछे की तरफ हम एक बार गिरने को होंगे। ऐसा क्यों होता है गाइस? देखो सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है। स्टार्टिंग में बस रेस्ट की पोजीशन में थी, बॉडी भी हमारी रेस्ट की पोजीशन में थी, हमारी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है। बस आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, लेकिन हमारी बॉडी जो रेस्ट में थी वो उसी स्टेट में रहना चाहती है, वो कोई भी चेंज नहीं चाहती। तो इसी वजह से जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड फॉल होता है। अगर हम बस के हैंडल्स को ना पकड़े तो हम इसमें पीछे की ओर गिर भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये बैकवर्ड फॉल हमारा क्यों होता है? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। बिल्कुल इसी तरह से सपोज कर लीजिए जो बस है ये मोशन में है, इसके अंदर हम खड़े हैं, बस के साथ साथ हम भी मोशन में होंगे। बस एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देती है। जैसे ही बस ब्रेक अप्लाई करती है तो हमारा अपर बॉडी पार्ट किस डायरेक्शन में फॉल करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ। ये आगे की तरफ हमें एक झटका सा लगता है। अगर हम नहीं पकड़ेंगे हैंडल्स को तो हम आगे की तरफ गिर भी सकते हैं। बस मोशन में थी, ब्रेक अप्लाई करके बस रेस्ट में आ गई, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी मोशन में ही रहना चाहती है, वो किसी भी तरह की स्टेट में चेंज नहीं चाहती इनर्शिया की वजह से। इसलिए हम थोड़ा सा आगे की तरफ फॉल होते हैं, थोड़ा सा हमें झटका लगता है। अगर हम इसको हैंडल को नहीं पकड़ेंगे तो हम गिर भी सकते हैं। सो चाहे हम बैकवर्ड फॉल करें चाहे हम फॉरवर्ड फॉल करें, जब बस रेस्ट से मोशन में आती है तो पीछे की तरफ फॉल होता है, हमारा गिरने हो जाते हैं हम। और जब मोशन से रेस्ट में आती है बस तो हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं। ये क्यों होता है? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया का यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है। ये एक ग्लास है, इसके ऊपर ये एक हार्ड शीट है और इसके ऊपर है एक कॉइन। इस शीट को हम एकदम से हटा देंगे। जैसे ही हम इस शीट को हटाएंगे जो कॉइन है वो इस ग्लास में गिर जाएगा। शीट को हमने इस साइड में खींच दिया एकदम से, लेकिन कॉइन इसके साथ नहीं गया। कॉइन अपनी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, वो रेस्ट में है। पहले शीट रेस्ट में थी, कॉइन भी रेस्ट में था। शीट एकदम से मोशन में आई और यहां से हट गई, लेकिन कॉइन क्या करता है? इनर्शिया की वजह से, अपने इनर्शिया की वजह से उसी स्टेट को मेंटेन करने का ट्राई करता है और यहीं पर रह जाता है। अब कॉइन के नीचे शीट तो हट गई तो कॉइन ग्लास में गिर जाता है। सो ये थे हमारे कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल इनर्शिया के। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं गाइज मोमेंटम को। सो यहाँ पर है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो यहाँ पर दिया है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही कहा जाता है मोमेंटम। अगर ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसी को कहेंगे हम मोमेंटम। इसमें पॉइंट दिया है हमें फर्स्ट, इट ऑल्सो कॉल्ड द पावर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम को मूविंग ऑब्जेक्ट की पावर भी कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है जिसका मास होता है तो उसमें एक पावर आ जाती है जिसे मोमेंटम कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कीजिए आपके फ्रेंड हैं, उनके पास एक टेनिस बॉल है जिसका कुछ मास है m। वो उस टेनिस बॉल को आपके ऊपर थ्रो करता है, यानी उसकी कुछ वेलोसिटी भी है। मास हो गया, वेलोसिटी हो गई बॉल की। वो बॉल आपकी बॉडी के किसी पार्ट को हिट करती है तो वहां पर हमें पेन होता है, वहां पर हमें चोट लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि उसमें एक पावर आ गई और उसी पावर को कहा जाता है मोमेंटम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास हो और उसकी वेलोसिटी हो उसमें एक पावर होती है जिसे मोमेंटम कहते हैं। बिल्कुल सिंपल हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इट इज डिनोटेड बाय p। मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है।
अब मोमेंटम को मैथमेटिकली हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। मोमेंटम जिसे हम स्मॉल p से शो करते हैं ये किसके इक्वल होगा, मास इनटू वेलोसिटी के। मोमेंटम क्या होता है हमें डेफिनेशन में ही यहाँ पर दिया गया है, ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का किसी भी ऑब्जेक्ट की। सो यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम हो जाएगा। सो मास को हम शो करते हैं स्मॉल m से, वेलोसिटी को हम शो करते हैं स्मॉल v से। सो ये हो गया हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात आएगी SI यूनिट। मोमेंटम की SI यूनिट क्या होगी, मोमेंटम को किस यूनिट में मापा जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और जो वेलोसिटी है इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये हो जाएगी यहाँ पर मोमेंटम की SI यूनिट। इस यूनिट में मोमेंटम को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मोमेंटम इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ आइदर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा, चाहे मास में इंक्रीमेंट हो चाहे वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़े तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़े तो उस कंडीशन में भी मोमेंटम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। यानी मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ P यानी कि मोमेंटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और बिल्कुल इसी तरह से P यानी कि मोमेंटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। यहाँ से हम एक सिंपल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मास बढ़ने पर मोमेंटम बढ़ेगा, मास कम होने पर मोमेंटम कम होगा। वेलोसिटी बढ़ने पर मोमेंटम बढ़ेगा और वेलोसिटी कम होने पर मोमेंटम भी कम होगा, क्योंकि मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, व्हीकल रनिंग विद हाई स्पीड हैव ग्रेटर मोमेंटम एज कंपेयर टू व्हीकल रनिंग विद स्लोअर स्पीड। सपोज कीजिए हमारा ये व्हीकल है कार, इसका मास है m। जब ये व्हीकल हाई स्पीड से चलेगी तो इसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब ये कार स्लो स्पीड में चलेगी तो इसका मोमेंटम कम होगा। इस कार की स्पीड बढ़ने पर मोमेंटम बढ़ जाएगा और स्पीड कम होने पर मोमेंटम कम हो जाएगा। हम यहाँ पर स्पीड की जगह, जो हमारी ये स्पीड है इसकी जगह पर वेलोसिटी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो ये वेलोसिटी है इसकी जगह स्पीड का भी यूज कर सकते हैं। अब मोमेंटम में ही हमें लास्ट पॉइंट दिया है, स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी हैव हाई मोमेंटम। छोटे ऑब्जेक्ट जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी उनमें बहुत ज्यादा पावर होती है। एग्जाम्पल दे दो इसका एक अच्छा सा, बुलेट होती है, जो गन में डलती हैं बुलेट, उनका मास बहुत कम होता है, वो बहुत छोटे साइज की होती हैं, बहुत स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट होता है। जब बुलेट को किसी पे फायर किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है टारगेट को, क्योंकि उसका मोमेंटम हाई होता है। तो छोटे ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मास कम है, अगर उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उनका मोमेंटम भी हाई हो सकता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोमेंटम अगर हमें बोल दिया जाए फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करेंगे। सपोज कीजिए हमारी ये कार है, इस कार का हमें मास दिया गया है, मास दिया गया है गाइस 1000 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी हमें यहाँ पर दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है मोमेंटम यानी कि P। सो सिंपली P का फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल्स टू में M मल्टीप्लाई में V। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं mv। फाइंड करेंगे P एज इट इज इक्वल्स टू में मास m4, यहाँ पर हो जाएगा मास, v4 वेलोसिटी। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, मास 1000 और वेलोसिटी 50। सो सिंपली मास की जगह पर यहाँ आ जाएगा 1000, मल्टीप्लाई में वेलोसिटी की जगह पर आ जाएगा 50। सो सिंपली 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। और इसकी यूनिट क्या होती है, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारा मोमेंटम आ जाएगा इस कार का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम हो जाएगा इस कार का जब इसका मास 1000 किलोग्राम और वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो। पीछे वाले पेजेस पर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बिल्कुल डिटेल में समझ लिया और इसके साथ साथ इनर्शिया और मोमेंटम, इन दोनों कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे गाइज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी स्टेटमेंट में हमें दिया है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इसे सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह से लिख सकते हैं, F यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम की रेट में जो भी चेंज हुआ है उसके। ये थी गाइस सेकंड लॉ ऑफ मोशन की सिंपल सी स्टेटमेंट। अब अगर मैथमेटिकली हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्रेस करना हो वो किस तरह से किया जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी एक कार है, ऑब्जेक्ट है ये। सपोज कर लीजिए इस कार का मास जो है वो m है, इस कार का मास हो गया m और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसको सपोज कर लीजिए ये हो गया u, और इसके बाद यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी और लास्ट में इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है सपोज कर लीजिए v। इसके बाद यहाँ पर पता लगाएंगे हम इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। इस ऑब्जेक्ट का मास है m, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, स्टार्टिंग में इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, मास इसका m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं तो हम यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को, सो मास m मल्टीप्लाई में इनिशियल वेलोसिटी u, ये हो जाएगा गाइज इनिशियल मोमेंटम m मल्टीप्लाई में u। इसके बाद ये बताइए फाइनल मोमेंटम क्या होगा। मास तो सेम है, मास में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई v, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो फाइनल मोमेंटम में हम यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी का। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी v। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा m मल्टीप्लाई में v। ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम m मल्टीप्लाई में u और ये हो गया फाइनल मोमेंटम m मल्टीप्लाई में v। अब हमें बोला क्या गया है वो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं स्टेटमेंट वाली। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यहाँ पर मोमेंटम की रेट में कितना चेंज हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और चेंज कैसे हम फाइंड करेंगे, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे। सो यहाँ पर चेंज कितना हुआ है, mv माइनस में mu, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। ये तो मोमेंटम में चेंज हुआ है, हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी रेट से हुआ है तो उसमें डिवाइड में करना होगा हमें t। जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 में किया था ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसे किस तरह से फाइंड हम करते थे, v माइनस में u अपॉन में t। फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इसे कहा जाता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हुआ है, और ये किसके इक्वल होता था गाइज, एसेलरेशन के। ये एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है। बिल्कुल उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा t, इसे कहेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सिंपली इस साइड में हमारा f एज इट इज आएगा, आगे सोल्व करेंगे इसे, प्रोपोर्शनल का साइन एज इट इज आएगा, ये गाइज प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यूज में देख सकते हो, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो m को हम कॉमन ले लेंगे। m कॉमन लेने पर बचेगा क्या, v माइनस में u और अपॉन में t। इसमें से m कॉमन ले लिया तो v यहाँ पर बच जाएगा, m u में से m कॉमन ले लिया तो u यहाँ पर बच जाएगा। अब सिंपली हमारा f एज इट इज आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे, m आ जाएगा, जो हमारा v माइनस यू अपॉन में t है। v माइनस यू अपॉन में t ये किसके इक्वल होता है, एसेलरेशन के। सो इस वाले पार्ट की जगह हम पुट कर देंगे एसेलरेशन यानी कि a। सो सिंपली यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिलेगी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एसेलरेशन। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू एसेलरेशन के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होगा, सो यहाँ पर हमारा F आ जाएगा, इक्वल्स का साइन हमने लगा दिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की ज़रूरत होगी, सो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लेते हैं k। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनल ले लिया k, उसके बाद हमारा ma मास इनटू एसेलरेशन ये एज इट इज आ जाएगा। सो फोर्स क्या होगी हमारी, F इक्वल्स टू में KMA, जहाँ पर k क्या है हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अगर इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अगर हम k इक्वल्स टू में 1 रख दें, k की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रख देते हैं, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइज, F इक्वल्स टू में मास इनटू एसेलरेशन। k की वैल्यू 1 होने पर m और a को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जगह पर हमने 1 पुट किया
तो 1 को ma से मल्टीप्लाई करेंगे तो ma ही रहेगा। सो फोर्स का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में F इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन। अब आप कहोगे k की वैल्यू 1 क्यों रखी आपने, इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइज। यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना इस चीज़ को। सपोज कीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है गाइज 1 किलोग्राम। बिल्कुल इसी तरह से उसका एसेलरेशन है गाइज a इक्वल्स टू में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और उस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं F इक्वल्स टू में 1 न्यूटन। अब जो भी हमें ये 3 टर्म्स की वैल्यू दी गई हैं, इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, F इक्वल्स टू में KMA। मास की जगह, एसेलरेशन की जगह और फोर्स की जगह, सबकी जगह हमें 1 1 1 पुट कर देना है। सो फोर्स की जगह पर मैंने पुट किया 1 इक्वल्स टू में आ जाएगा K। इसके बाद मास की जगह पर मैं पुट करूंगा 1, उसके बाद एसेलरेशन की जगह फिर से पुट करूंगा मैं 1। अब यहाँ पर देखो, इस साइड में तो हमारा ये वाला 1 एज इट इज आएगा। इक्वल्स टू में क्या होगा, K को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, K को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे K ही रहेगा, K को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे K ही रहेगा। यानी इन तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा K। सो K की वैल्यू हमने 1 क्यों पुट की, पता चल गया आपको। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें एक फॉर्मूला मिला F इक्वल्स टू ma, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू में मास इनटू एसेलरेशन। और फोर्स की यूनिट सबको पता है ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकली यहाँ पर एक्सप्रेस किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस इस चैप्टर का, ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर समझ नहीं आया है तो यहाँ से इसको दोबारा से, वीडियो को पीछे कीजिए, यहाँ से इसे दोबारा से देख लीजिए। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ही नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। इस पेज पर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और हर एक एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन निकालेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है, हमारे पास इसमें 2 बॉल है। ये बॉल है हमारी जिसका मास है 5 किलोग्राम, और इसी प्रकार की एक और बॉल है, इसका भी मास है 5 किलोग्राम। अब जो फर्स्ट वाली बॉल है इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन की, और जो सेकंड वाली बॉल है इस पर मैं अप्लाई करता हूँ 10 न्यूटन की फोर्स। फर्स्ट वाली बॉल पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है, सेकंड वाली बॉल पे कम फोर्स अप्लाई की है। अब आप ये बताइए, जो फर्स्ट वाली बॉल है जिस पे 50 न्यूटन की फोर्स हमने अप्लाई की है, ये ज़्यादा एसेलरेट होगी या सेकंड वाली बॉल जिस पे हमने 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है? सिंपल सी बात है, जिस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है वो ज़्यादा एसेलरेट होगी। फर्स्ट वाली बॉल ज़्यादा एसेलरेट होगी, इसकी वेलोसिटी जल्दी चेंज होगी, और सेकंड वाली बॉल जिस पे हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है ये धीरे धीरे एसेलरेट होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट बॉल। सो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसेलरेशन के। अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एसेलरेशन भी जल्दी से होगा, यानी एसेलरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर फोर्स कम होगी तो एसेलरेशन भी धीरे धीरे होगा, या फिर कह सकते हैं एसेलरेशन कम होगा। तो सिंपल बात यहाँ से निकल के आती है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसेलरेशन। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आप हो, आप एक ट्रॉली को अपने साथ खींचते हो जिसका मास है 10 किलोग्राम फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में आप क्या करते हो, 2 ट्रॉलीज को इकट्ठा खींचते हो, दोनों का मास यहाँ पर हो जाता है 20 किलोग्राम। अब आप यहाँ पर ये बताइए कि जो 10 किलोग्राम की ट्रॉली है या फिर जो 20 किलोग्राम की ट्रॉली है, किसको पुल करने में, खींचने में अपने साथ साथ ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी? 10 किलोग्राम वाली ट्रॉली को खींचने में हमें कम फोर्स लगेगी और 20 किलोग्राम वाली ट्रॉली को खींचने में हमें ज़्यादा फोर्स लगेगी। सो इस वाले एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी, और किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो हमें कम फोर्स अप्लाई करनी होगी। मास ज़्यादा है तो इसे खींचने में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, और मास कम है तो इसे खींचने में हमें कम फोर्स की ज़रूरत होगी। तो सिंपल वर्ड्स में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अब थर्ड वाली कंडीशन पर आ जाओ। थर्ड वाली कंडीशन में हमारे पास 2 बॉल हैं, दोनों का मास है 5 किलोग्राम, इसका भी 5 किलोग्राम, इसका भी 5 किलोग्राम। जो फर्स्ट वाली बॉल है इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ गाइस 50 न्यूटन की, और जो सेकंड वाली बॉल है इस पे मैं अप्लाई करता हूँ 10 न्यूटन की फोर्स। अब आप मुझे ये बताइए, फर्स्ट वाली बॉल को ए से बी पॉइंट पर पहुंचना है और सेकंड वाली बॉल को भी ए से बी पॉइंट पर पहुंचना है, किसे ज़्यादा टाइम लगेगा और किसे
कम टाइम लगेगा। दोनों का मास सेम है, जिस बॉल पर हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है वो जल्दी पहुंचेगी ए से बी पॉइंट पर, जिस पर हमने कम फोर्स अप्लाई की है वो ज़्यादा टाइम लेगी ए से बी पॉइंट पर पहुंचने में। सो सिंपली यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। फर्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हो फोर्स हमने ज़्यादा लगाई तो ए से बी पॉइंट पर पहुंचने में इसे कम टाइम लगेगा। और फोर्स अगर कम होगी, हमने अगर 10 न्यूटन की फोर्स कम फोर्स लगाई तो इसे ज़्यादा टाइम लगेगा ए से बी पॉइंट पर पहुंचने में। सो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो टाइम कम लगेगा और फोर्स कम लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये हमने फोर्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हैं और हर एक एग्जाम्पल से हमने यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाला है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के, यानी फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। सेकंड में हमने पता लगाया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास बढ़ेगा किसी ऑब्जेक्ट का तो हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, मास कम होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो कम फोर्स की हमें ज़रूरत होगी। और थर्ड में हमने पता लगाया फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा, फोर्स कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इस कंडीशन में एक दूसरे का उल्टा होता है फोर्स और टाइम। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स थे। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो यहाँ पर है सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं या फिर एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने कभी ना कभी क्रिकेट खेला होगा, खेला नहीं होगा तो देखा ज़रूर होगा। तो पहला एग्जाम्पल या फिर पहला यूज़ यहाँ पर हमारा क्रिकेट से रिलेटेड ही ले लेते हैं। क्रिकेट में जब भी कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है, सपोज कीजिए ये एक प्लेयर है और इसके पास बॉल आती है उड़ती हुई। जैसे ही बॉल इसके हाथ को टकराती है ये अपने हाथों को बॉल को पकड़ के अपने हाथों को पीछे की डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसा क्यों करता है गाइज? जो ये बॉल है इसका कुछ मास होगा और ये मूव कर रही है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी होना यानी उसमें एक पावर है और उस पावर को कहा जाता है मोमेंटम। तो जैसे ही बॉल इसके हाथ को टच करेगी ये अपने हाथों को पीछे की ओर लेके आएगा। जो बॉल की वेलोसिटी है उसे धीरे धीरे कम करेगा ताकि ये बॉल इसके हाथों को हर्ट ना करे, नुकसान ना पहुंचा सके, इसे चोट ना पहुंचा पाए। इस बॉल की वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगा। वेलोसिटी कम होने पर क्या होगा? मोमेंटम कम हो जाएगा। इस बॉल की जो पावर है मास और वेलोसिटी की वजह से वो कम हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये अपने हाथों को रोक लेगा, वेलोसिटी वहां पर 0 हो जाएगी तो मोमेंटम भी इस बॉल का 0 हो जाएगा। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ये सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ पर क्रिकेट में दिखाया गया है लेकिन इसका कई जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे टीचर डंडे से पिटाई करते थे, हाथ पे डंडे से पिटाई करते थे। हम क्या करते थे? धीरे धीरे हाथों को एकदम से नीचे की तरफ लेके जाते थे ताकि जो डंडे का इम्पैक्ट है वो कम किया जा सके, हमें कम चोट लगे उस डंडे से। जैसे ही डंडा हमारे हाथ को लगता था हम अपने हाथों को नीचे की तरफ लेके जाते थे ताकि डंडे की वेलोसिटी को कम किया जा सके, और वेलोसिटी कम हो गई तो उसकी पावर भी कम हो जाती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जब हम इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आपने इस टाइप का गेम देखा होगा, हाई जंप वाला। प्लेयर इस साइड से दौड़ के आता है और इस डंडे के ऊपर से कूदता है, उसके बाद इस साइड में वो प्लेयर लैंडिंग करता है या फिर गिर जाता है। इस साइड में यहाँ पर कुछ मैट्रेस लगाए गए हैं, गद्दे लगाए गए हैं। ये गद्दे क्यों लगाए गए हैं गाइज? इस प्लेयर का मास है और ये दौड़ के आया है, ऊपर से इस तरफ गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी भी होगी। मास और वेलोसिटी यानी ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसमें पावर है जिसे मोमेंटम कहते हैं। इसके मोमेंटम को धीरे धीरे कम करना होगा। धीरे धीरे इसके मोमेंटम को कम करने के लिए ही यहाँ पर यूज किए गए हैं मैट्रेसेस। ये प्लेयर जैसे ही इन मैट्रेसेस पर लैंडिंग करेगा, यहाँ पर टकराएगा या फिर कह सकते हैं स्ट्राइक करेगा, ये मैट्रेसेस कंप्रेस होंगे और इस प्लेयर की वेलोसिटी को धीरे धीरे 0 की तरफ लेके जाएंगे और लास्ट में 0 कर देंगे। धीरे धीरे ये मैट्रेसेस इस प्लेयर की वेलोसिटी को कम कर देंगे जब इससे ये टकराएगा, यानी इसके मोमेंटम को बिल्कुल 0 कर देंगे। वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा और धीरे धीरे वेलोसिटी कम होने से इसे कोई चोट नहीं लगेगी।
अब आप सपोज कर लीजिए इन मैट्रिसेस की जगह पर यहाँ रोड होता, तो क्या होता, वेलोसिटी जो है इसकी जैसे ही वो रोड से टकराता इंस्टेंट वेलोसिटी 0 हो जाती। मैट्रिसेस की कंडीशन में सपोज कर लीजिए 2 सेकंड लगेंगे वेलोसिटी को 0 होने में, और अगर यहाँ पर रोड होता तो उस कंडीशन में क्या होता, 0.01 सेकंड से भी कम टाइम में वेलोसिटी 0 हो जाती। बहुत कम टाइम में वेलोसिटी 0 हो जाती, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम भी 0 हो जाता और उस वजह से इसको चोट भी लग सकती थी। सो मैट्रिसेस यहाँ पर क्यों लगाए हैं, ताकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो एज कंपेयर टू हार्ड सरफेस। अगर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी तो इम्पैक्ट भी कम होगा। सो इनके अलावा सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कई सारी एप्लीकेशंस है जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। एक और बता देता हूं, आप कप में चाय पीते हो ना, कप अगर आपके हाथ से छूट जाता है, डायरेक्ट फ्लोर पर गिर जाता है, तो क्या होता है, कप टूट जाता है। लेकिन जब कप फ्लोर की बजाय किसी मैट्रेस यानी कि गद्दे पर गिरता है तो वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है। ये कप वाली जो हमारी कंडीशन है ये भी एप्लीकेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमने बिल्कुल डिटेल में समझ लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया, एग्जांपल्स ले लिए और एप्लीकेशंस भी इसकी हमने इस पेज पर देख ली। अब नेक्स्ट पेज पे शुरू करते हैं गाइज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ इनर्शिया और मोमेंटम को कंप्लीट कर लिया था और पीछे वाले पेजेस पर हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे गाइज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद हमारा एक इजी सा कॉन्सेप्ट और बचेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। सो पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अच्छी तरह से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसमें दिया है, इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दी गई है और इस स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि अगर कोई एक बॉडी किसी सेकंड दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है तो वो सेकंड बॉडी भी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट वाली बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। इसे सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये बॉक्स है, मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, फोर्स एक्सर्ट करता हूँ 50 न्यूटन की, तो ये बॉक्स भी मेरे ऊपर 50 न्यूटन की बिल्कुल इक्वल फोर्स मेरे ऊपर एक्सर्ट करेगा। और अपोजिट डायरेक्शन में मैं इस डायरेक्शन में इस बॉक्स पर फोर्स लगाता हूँ तो ये बॉक्स भी मेरे ऊपर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं लगाता हूँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। मैंने 50 न्यूटन की फोर्स इस पे लगाई एक्सर्ट की इस डायरेक्शन में, और ये बॉक्स मेरे पे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने इस डायरेक्शन में की थी, बॉक्स मेरे पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा बिल्कुल इक्वल। मैंने 50 न्यूटन की है तो ये भी 50 न्यूटन एक्सर्ट करेगा। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर बिल्कुल उतनी ही क्वांटिटी में, उतने ही मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बिल्कुल एक छोटी सी स्टेटमेंट और यहाँ पर दी गई है। इसमें दिया गया है गाइज, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है जो बिल्कुल इक्वल होता है फोर्स में और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये एक सिंपल सी और डेफिनेशन हो सकती है, स्टेटमेंट हो सकती है गाइज थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। सिंपल है और अंडरस्टैंडिंग भी है ये। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 पॉइंट और दिए गए हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ इन दोनों पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी इज एक्शन। यहाँ पर मैंने 50 न्यूटन की जो फोर्स इस बॉक्स पे अप्लाई की थी, एक्सर्ट की थी, इसको क्या कहा जाएगा, एक्शन कहा जाएगा। फर्स्ट बॉडी जो फोर्स लगाती है उसे एक्शन कहा जाएगा। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्शन किया। अब सेकंड पॉइंट में दिया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी इज रिएक्शन, और इस बॉक्स ने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में जितना मैंने इस पे एक्शन किया, 50 न्यूटन का एक्शन किया, तो इसने रिएक्शन किया। इसने जो मेरे पे वापस फोर्स लगाई इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसको कहा जाएगा रिएक्शन। सो इन दोनों पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो भी फोर्स अप्लाई करेगा, उसे कहा जाएगा एक्शन, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में जो भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, एक्सर्ट करेगा, उसे कहा जाएगा रिएक्शन। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हर एक एक्शन का एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है।
एक्शन जो फर्स्ट बॉडी करती है और रिएक्शन जो सेकंड बॉडी करती है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है वॉकिंग, जो हम पैदल चलते हैं। ये भी क्यों पॉसिबल है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। हमें वॉक करने के लिए या फिर पैदल चलने के लिए क्या करना होता है? हम अपने पैरों का यूज़ करते हैं। मैं अपने पैरों से ग्राउंड को पुश करता हूँ। हमेशा हम अपने पैरों से ग्राउंड को इस डायरेक्शन में पुश करते हैं जिस डायरेक्शन में ये एरो यहाँ पर बनाया गया है। मैं ग्राउंड को इस डायरेक्शन में पुश करता हूँ। मेरे पैर ग्राउंड पे इस साइड में एक्शन करते हैं। इस साइड में मैंने एक्शन किया तो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड क्या करेगा? मेरे ऊपर रिएक्शन करेगा। मैंने ग्राउंड पर इस डायरेक्शन में एक्शन किया, ग्राउंड को इस तरफ पुश किया तो ग्राउंड क्या करेगा? मुझे अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में पुश कर देगा, रिएक्शन होगा ग्राउंड का ये। सो इस वजह से हमारी बॉडी आगे की तरफ हो जाती है। मैं ग्राउंड को इस डायरेक्शन में धक्का देता हूँ, ग्राउंड मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड धक्का दे देता है, इसलिए हमारी बॉडी आगे की तरफ बढ़ जाती है। इसी तरह से कर पाते हैं गाइज हम वॉकिंग। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, जंपिंग फ्रॉम बोट। जब हम बोट से कूदते हैं तो बोट थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है। ये क्यों होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। गाइज हम क्या करते हैं? हम आगे की डायरेक्शन में एक्शन करते हैं। हमने इस डायरेक्शन में जिस साइड एरो लगाया है मैंने यहाँ पर, इस डायरेक्शन में मैंने एक्शन किया। मैंने अपनी बॉडी और अपने पैरों को इस डायरेक्शन में मूव किया तो इसके अपोजिट क्या होगा? रिएक्शन होगा। मैंने एक्शन फोर्स इस साइड में फोर्स लगाई तो इसके अपोजिट यहाँ पर फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से पीछे की तरफ बोट मूव करती है। थोड़ा सा ये मूव करती है जब हम बोट से उतरते हैं। सो इस डायरेक्शन में एक्शन होगा तो बोट पीछे की तरफ जाएगी रिएक्शन की वजह से। इसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा और एग्जाम्पल आ जाता है रॉकेट। दिवाली पे जो हम रॉकेट छुड़ाते हैं या फिर जो स्पेस वाले रॉकेट होते हैं, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। ये भी वर्क करते हैं गाइज थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। रॉकेट फ्यूल जब बर्न होता है तो वो नीचे की तरफ एक्शन करता है, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। इसी एक्शन के अपोजिट में एक फोर्स आएगी गाइज, जिसे कहेंगे हम रिएक्शन। इस एक्शन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा रिएक्शन, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। रॉकेट फ्यूल में गैसेस होती हैं। जब इन गैसेस का कंबशन किया जाता है, इन गैसेस को बर्न किया जाता है तो ये नीचे की तरफ बहुत हाई फोर्स एक्सर्ट करती हैं और इसके बिल्कुल अपोजिट में गाइज क्या होता है? रिएक्शन फोर्स होता है, क्योंकि किसी भी एक्शन का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हम वॉक कर पाते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हम वॉक कर पाते हैं ग्राउंड पर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जब हम बोट से जंप करते हैं तो बोट पीछे की डायरेक्शन में मूव करती है। इसके अलावा रॉकेट में भी क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट ऊपर की डायरेक्शन में मूव इसलिए कर पाता है क्योंकि गैसेस जो हैं वो नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करती हैं, नीचे की तरफ वो एक्शन करती हैं और इसका अपोजिट रिएक्शन होता है ऊपर की डायरेक्शन में, इसलिए रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये थे गाइज थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर रिकॉइल ऑफ गन। जब हम ट्रिगर दबाते हैं किसी भी गन का तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है। एक्शन क्या होता है? इस डायरेक्शन में बुलेट मूव करती है। बहुत हाई वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में बुलेट एक्शन करती है। तो इसके अपोजिट में, बिल्कुल इसके अपोजिट में गाइज रिएक्शन होता है और रिएक्शन की वजह से हम फील करते हैं रिकॉइल ऑफ गन। जो गन का पार्ट हमारी बॉडी से टच होता है, हमारे शोल्डर से टच होता है, ये पीछे की तरफ हमें थोड़ा सा झटका देता है। इसी को कहा जाता है रिकॉइल ऑफ गन। सो बिल्कुल सिंपल है, बुलेट आगे की तरफ एक्शन करती है, आगे की तरफ मूव करती है। बुलेट ने इस साइड में एक्शन किया तो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, जिसे कहा जाता है रिकॉइल ऑफ गन, जो पीछे की तरफ हमें झटका लगता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है, बुलेट की वेलोसिटी तो बहुत हाई है, बुलेट तो बहुत तेजी के साथ चली गई, लेकिन गन ने बिल्कुल थोड़ा सा ही रिकॉइल किया। अगर बुलेट से कंपेयर करें तो रिकॉइल बहुत कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइस बुलेट का मास बहुत कम होता है और गन जो है हमारी, इसका मास ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन ये दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है। मैं दोनों पर सेम फोर्स लगाता हूँ। इस पे मैं 50 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ और इस पे भी मैं 50 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ। कौन सा दूर तक जाएगा? जो
जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, जिसका मास ज़्यादा है वो कम दूरी तक जाएगा। इसी वजह से जो बुलेट है वो हाई वेलोसिटी के साथ गई और जो गन है बुलेट की कंपेयर में उसका रिकॉइल बहुत कम होता है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इन दोनों ऑब्जेक्ट पर अगर मैं 50-50 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो इस वाले छोटे वाले जिसका मास कम है इस वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इस वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी। यही कॉन्सेप्ट गाइज यहाँ पर होता है एप्लीकेबल। इसके बाद यहाँ पर है स्विमिंग। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही हम स्विमिंग करते हैं। हम अपने हाथों से वाटर को इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं वाटर पर, इस डायरेक्शन में हमने किया एक्शन, और बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर हमें पुश कर देता है जिसे कहा जाएगा रिएक्शन। हमने वाटर पे अपने हाथों से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, वाटर ने रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम पे लगाई। इसी वजह से हमारी बॉडी स्विमिंग करते टाइम आगे की तरफ वाटर में मूव कर जाती है। सो स्विमिंग में भी एप्लीकेबल होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर गाइज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। रॉकेट वाला हमने पीछे पेज पर देख लिया था एग्जांपल। सपोज कीजिए नीचे की डायरेक्शन में 50 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करती हैं ये गैसेज, नीचे की तरफ एक्शन होता है 50 न्यूटन का इन गैसेज की वजह से। तो ऊपर की ओर भी कितना होगा, रिएक्शन भी कितना होगा, 50 न्यूटन का बताया गया है, क्योंकि जितना गैसेस एक्शन करेंगे नीचे की डायरेक्शन में 50 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करेंगी तो बिल्कुल इसके अपोजिट और इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की ओर रिएक्शन होगा 50 न्यूटन फोर्स का। अब यहाँ पर इन दोनों में अगर हमें रिलेशन बनाना हो इन दोनों फोर्स में, एक्शन और रिएक्शन में, तो किस तरह से बनाएंगे गाइस? देखो सिंपल है, 50 न्यूटन की फोर्स हमने डाउनवर्ड नीचे की तरफ यहाँ पर गैसेज ने लगाई, हमने नहीं गैसेज ने लगाई, और बिल्कुल इसके अपोजिट 50 न्यूटन की फोर्स है तो इसे हम बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे 50 न्यूटन और 50 न्यूटन। अब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि फोर्स जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो क्या कहते हैं, माइनस में माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये वाला हमारा एक्शन है, ये वाला रिएक्शन है। तो रिएक्शन का साइन क्या होगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। जो रिएक्शन है वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सपोज कीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर मैं F फोर्स अप्लाई करता हूँ तो रिएक्शन कितना होगा, ये मैंने एक्शन किया किसी भी ऑब्जेक्ट पर F, तो रिएक्शन कितना होगा, माइनस में F, बिल्कुल इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में कैसे पता चलेगा है, माइनस साइन से। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से न्यूमेरिकल्स आएंगे तो एक्शन को हमेशा पॉजिटिव में रखना है और रिएक्शन को नेगेटिव में रखना है। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट हमें हमेशा ध्यान रखना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। इसी कॉन्सेप्ट के साथ थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हम पीछे पढ़ चुके हैं। मोमेंटम को हम शो करते हैं P से और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू में m फॉर मास इनटू में v फॉर वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है, इसमें हमें दिया है व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स। जब कोई दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक्ट करते हैं यानी एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। यानी टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का इक्वल रहता है। ये सिंपल सी बात हमें कही गई है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है A और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है B। दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। A ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हाई है तो डेफिनेटली ये कभी ना कभी इस ऑब्जेक्ट B से टकराएगा, कोलाइड करेगा या फिर कह सकते हैं इस पर एक्शन करेगा। ये सपोज कर लीजिए यहाँ पर टकरा जाते हैं और टकराने के बाद यहाँ पर ये अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट A है, ये हमारा B है। हमारे A और B ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पर ये टकराए और उसके बाद यहाँ पर ये अलग अलग हो गए। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कहा गया है, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं टकराने से पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम और टकराने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सपोज कीजिए जो हमारा ऑब्जेक्ट A है इसका मास होगा गाइज m1
और इसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल, दोनों इनिशियल स्टेज में है, स्टार्टिंग में है ये, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं u1। जो ऑब्जेक्ट ए है टकराने से पहले इसका मास m1 और इसकी वेलोसिटी u1, और जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है टकराने से पहले इसका मास गाइज m2 और जो हमारी इसकी वेलोसिटी होगी वो ले लेते हैं u2। अभी ये इनिशियल स्टेज में है, स्टार्टिंग में है, तो इनिशियल वेलोसिटी u1 और इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी की u2, ये दोनों एक दूसरे से टकराए। उसके बाद यहाँ पर देखो गाइज मास तो सेम रहेगा, टकराने के बाद ऐसा थोड़ी है मास चेंज हो जाएगा। जितने किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर है उतने का ही यहाँ पर रहेगा। सो यहाँ पर मास m1 ही रहा और ऑब्जेक्ट बी का m2 ही रहेगा मास। चेंज क्या होगा टकराने के बाद? वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी u1 है, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाती है गाइज v1, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट बी है इसकी वेलोसिटी इनिशियल थी u2, टकराने के बाद हो जाती है v2। अब यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? मास इनटू वेलोसिटी। सो इन दोनों ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले का मोमेंटम क्या होगा? सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम क्या होगा? m1 मल्टीप्लाई में u1। यहाँ पर मैं लिखता हूँ m1 मल्टीप्लाई में u1, m1 इंटू में u1। और ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम कितना हो जाएगा? m2 मल्टीप्लाई में u2। सो यहाँ पर लिखता हूँ m2 u2। ये इक्वल होगा दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टकराने से पहले, ये मोमेंटम इक्वल होगा टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के। सो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो हमारा ए ऑब्जेक्ट है टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू में वेलोसिटी। सो यहाँ पर मास है हमारा m1, वेलोसिटी है v1। प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें इन दोनों का मोमेंटम फाइंड करना है। जो ऑब्जेक्ट बी है इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा टकराने के बाद? m2 मल्टीप्लाई में v2। सो यहाँ पर आ जाएगा m2 v2। सो ये फॉर्मूला बन गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। दोनों ऑब्जेक्ट के टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम ये इक्वल होता है। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं गाइज इनिशियल मोमेंटम। टकराने से पहले वाले को हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम, ये इक्वल होगा गाइज फाइनल मोमेंटम के टकराने के बाद वाले मोमेंटम के। टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट के टोटल मोमेंटम को कहेंगे इनिशियल मोमेंटम और टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट के टोटल मोमेंटम को कहेंगे फाइनल मोमेंटम। सो सिंपल वर्ड्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू में फाइनल मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए